अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट 2.5 जिसका टाइटल है अ प्ले। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि आप इस ऊपर आई के सिंबल में देख सकते हैं, उसमें हमने देखा जो प्ले अब तक स्टोरी हो गई थी, किस तरह से उसमें स्टोरी हो रही थी। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वहां पर जो दरबार था उसमें एक डिसिपल आया, फिर जो किंग है उनका ऐलान हुआ और फिर किंग वहां पर हाजिर हुआ। सबसे पहले एक थीफ, एक चोर वहां पर आया। उस थीफ ने मर्चेंट के ऊपर इल्जाम लगाया, मर्चेंट ने ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री पर इल्जाम लगाया, ब्रिकलेयर ने मॉर्टर मेकर यानी चूने वाले पर इल्जाम लगाया, चूने वाले ने पॉटर पर इल्जाम लगाया। पॉटर ने कहा कि वो मर्चेंट की जो बेटी है उसकी झनकार की आवाज की वजह से वो अपने बर्तन सही नहीं बना सका था। इस तरह सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम आगे बढ़ाते चले जा रहे थे और स्टोरी यहां तक हुई थी कि मर्चेंट ने लास्ट में किंग ने कहा कि उस सोनार को, उस गोल्ड स्मिथ को हाजिर किया जाए। अब आगे क्या होता है वो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। सीन शुरू होता है कि सेकंड गार्ड एग्जिट्स एंड रिटर्न्स विद द गोल्ड स्मिथ ना। जो गार्ड है वो जाता है और गोल्ड स्मिथ को लेकर आता है, उस सुनार को लेकर आता है। जैसे ही सुनार वहां पर आता है, इन अ क्रैंकी टोन ही सेज ना, ये जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा क्रैंकी यानी चिड़चिड़ी आवाज में थोड़ा सा जिल्लाट के साथ वो कहता है, ओ नोबल किंग, आई बेग ऑफ यू, हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस? आई वॉज merely following your orders to the letter. You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornaments ready before her highness' birthday. क्या कहा उस सोनार ने आते ही? पहले तो उसने कहा कि ओ नोबल किंग, आई बेग ऑफ यू, कि ऐ महान राजा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस, कि आपने मेरे लिए इतनी सख्त सजा कैसे दी है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आई वॉज merely following your orders to the letter, कि मैं सिर्फ आपके हुक्म को पूरा कर रहा था, यानी आपने जो मुझे हुक्म भेजा था मैं उसी को पूरा कर रहा हूं। अब कौन सा हुक्म? तो वो आगे कहता है कि यू कमांडेड मी टू सेट असाइड ऑल माय वर्क, क्या आपने तो कमांड यानी ऑर्डर किया था टू सेट असाइड ऑल माय वर्क, कि मैं अपने सारे कामों को किनारे कर दूं, एंड गेट द क्वींस ऑर्नामेंट्स रेडी, और क्वीन के जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको रेडी कर लो बिफोर हर हाईनेस बर्थडे, है ना। हाईनेस का मतलब होता है इज्जत माब, जिसे हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। कि आपने तो कहा था ना कि रानी साहिबा
जिसे हम यहाँ पर इस तरह कह सकते हैं कि रानी साहिबा का जो बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे से पहले पहले उनके लिए जेवरात तैयार कर लिए जाए और जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनको मैं अभी साइड में कर दूं। तो मैं आपके ऑर्डर के मुताबिक ही काम कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर आगे उसने और कहा, सो देयर हैज बीन अ डिले इन मेकिंग दिस लेडीज ब्राइडल ऑर्नामेंट्स। So there has been a delay in making this lady's bridal ornaments. In the name of justice, your highness, pardon me. Spare my life. I was just following your highness order. क्या कहा उसने? So there has been a delay in making this lady's bridal ornaments. कि इस लेडी के जो मर्चेंट की बेटी है उसके ब्राइडल ऑर्नामेंट्स यानी उसकी शादी के जो ऑर्नामेंट्स ना, ब्राइडल ये वर्ड बनता है ब्राइड से। ब्राइड कहते हैं दुल्हन को और दुल्हन से रिलेटेड एडजेक्टिव हो जाता है ब्राइडल, यानी उसके दुल्हन बनने के लिए उसकी शादी के लिए जो ऑर्नामेंट्स उसने ऑर्डर किए हुए हैं उनके ऑर्डर्स के काम में मुझे डिले हो गया। और क्यों डिले हो गया? बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग योर ऑर्डर, कि मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इन द नेम ऑफ जस्टिस, तो अब आप मेरे लिए इंसाफ कीजिए और मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। स्पेयर माई लाइफ, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे जान से मत मारिए। इस तरह सोनार ने अपने काम ना करने की वजह बयान की। अब उसके बयान करने पर राजा ने कहा, नॉट अनदर वर्ड, अब कोई लफ्ज नहीं, यानी अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम ये सब बकवास बंद करो। योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड, तुम्हारी बातें कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है, तुम ये सब फजूल बातें कर रहे हो। और फिर टू द गार्ड्स, उसने राजा से कहा, उसने अपने राजा जो किंग है उसने अपने गार्ड से कहा, टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस, कि उसे फांसी के फंदे पर लेकर जाओ और फौरन फांसी पर लटका दो। हैंग हिम एट वंस, अभी उसे फांसी पर लटका दो। इस तरह जब राजा ने गार्ड्स को फौरन ऑर्डर दिया कि इसे अभी फांसी पर लेकर जाओ और इसे दो। उस पर गोल्ड स्मिथ ने कहा, हैव मर्सी ओ जेनरस किंग, हैव मर्सी ओ जेनरस किंग, I fall at the feet, I fall at thy feet, please forgive me just one, this time let me live, I have। देखिए अभी इस तरह I have के बाद जो डॉट्स लगे हुए हैं, यानी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका, तभी राजा ने कुछ दरमियान में कह दिया। क्या कहा उसने पहले कि हैव मर्सी ओ जेनरस किंग, कि ऐ रहम दिल राजा मुझे माफ कर दीजिए। ऐ रहम दिल राजा मुझे माफ कर दीजिए। और साथ में ही उसने कहा कि प्लीज फॉरगिव मी जस्ट वंस, एक मर्तबा आप मुझे माफ कर दीजिए।
और माफ करने के साथ उसने आगे पूछा, लेट मी लिव, मुझे जीने दीजिए, आई हैव। जब आगे उसने कहा कि मुझे जीने दीजिए, तो तभी राजा ने गुस्से में कहा कि नन ऑफ दिस एनी मोर, कि अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, यानी अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अब ये सारी बकवास बंद करो। और फिर आगे उसने कहा, टेक हिम अवे एट वंस, लेट हिम हैंग टू डेथ, है ना, उसे अभी फौरन यहाँ से लेकर जाओ और the wailing goldsmith away. Courtiers and others whispered to one another out of shock. Soon the guards returned with the goldsmith and the hangman. देखिए, अब यहाँ पे स्टोरी में एक और अजीब मोड़ आ रहा है। क्या मोड़ आता है कि इससे पहले तो जब राजा ने ये ऑर्डर दे दिया, तो जितने भी कोर्टायस यानी जितने जो दरबारी थे, वो सारे दरबारी आपस में विस्पर करने लगे, सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे आउट ऑफ शॉक। आउट ऑफ शॉक यानी बिल्कुल हैरत में पड़ गए, क्योंकि आमतौर से उनके यहाँ इस तरह से सजा नहीं दी जाती। लेकिन जब उसे गोल्ड स्मिथ को सजा दी जा रही थी, तो सब लोग हैरत में पड़ गए, और हैरत में पड़ने के साथ साथ वो लोग एक आपस में बातें करने लगे। सब लोग हैरत में पड़कर बातें कर रहे थे कि किस तरह गोल्ड स्मिथ को फांसी की सजा दी जा रही है। तभी वहां पर क्या हुआ कि सून द गार्ड्स रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ, ना जो गार्ड्स थे, जो सिपाही थे, वो लोग गोल्ड स्मिथ को वापस लेकर आए। एंड द हैंगमैन, हैंगमैन कहते हैं जो सूली पर चढ़ाने के लिए जो शख्स था, वो जो जल्लाद है, जो सूली पर चढ़ाने का काम करता है, वो और वो गोल्ड स्मिथ वापस राजा के दरबार में आए। अब क्यों आए, तो आगे का सीन इस तरह से हुआ कि वो लोग उसे लेकर दरबार में आए। दरबार में आने के बाद स्मिथ ने कहा, पहले तो राजा गुस्सा हो गया। उसने पूछा, व्हाट, व्हाई हैव यू नॉट कैरीड आउट माय ऑर्डर्स? हैंग द गोल्ड स्मिथ एट दिस मोमेंट और एल्स यू विल सफर द सेम पनिशमेंट। ना क्या कहा राजा ने कि तुमने मेरी बात को क्यों पूरा नहीं किया, तुमने मेरे ऑर्डर्स को क्यों पूरा नहीं किया? तुम्हें अभी मेरे ऑर्डर्स को पूरा करना चाहिए, वरना इसकी बजाय तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा, इस तरह से राजा ने कहा, तो उस पर जो हैंगमैन है उसने कहा, होल्डिंग अ नूज इन हिज हैंड, है ना, नूज कहते हैं फांसी के फंदे को, जो कि जैसा उसके हाथों में हमें नजर आ रहा है, वो फांसी का फंदा लिए हुए उसने कहा, 1000 एपोलॉजीज। सबसे पहले उसने राजा से माफी मांगी, किस चीज की, कि ओ ग्रेट किंग, बट दिस नूज डज नॉट फिट द गोल्ड स्मिथ्स नेक, इट इज टू लूज। ना उसने क्या कहा कि ये जो नूज है, ये जो फांसी का फंदा है, ये फांसी का फंदा राजा उस गोल्ड स्मिथ यानी सोनार के गर्दन में नहीं बैठ रहा है। अब नहीं बैठ रहा है तो इट इज टू लूज, ये बहुत लूज है, बहुत ढीला है, यानी उसमें सोनार की गर्दन जो है वो
फिट नहीं बैठ रही है, उसके लिए दूसरा फांसी का फंदा लाना पड़ेगा या कुछ भी तो दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस पर राजा ने कहा, देखिए अब चूंकि ये अंधेर नगरी का राजा है, वहां पर सारा सिस्टम ही उल्टा है। तो राजा ने क्या कहा, देन ट्राई इट अराउंड एवरी वंस नेक हियर। क्या कहा उसने कि यहाँ पर जितने लोग हैं, पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट्स, है ना, जो लोग राजा के दरबार में हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की गर्दन में इसे डालकर चेक करो कि ये किसकी गर्दन में फिट बैठता है। Whosoever has a neck of the size of the nose must be hanged। और क्या कहा उसने कि जिसकी गर्दन में ये फिट बैठ जाएगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। देखिए कितना अजीब निजाम है। सजा, जुर्म किसने किया और सजा किसे मिल रही है, जिसके गर्दन में वो फांसी का फंदा सही से बैठ जाएगा, चाहे फिर उसने जुर्म किया हो या ना किया हो। जैसे ही राजा ने ये ऑर्डर किया तो फिर अब सब लोग एक एक करके हैंगमैन के पास आए और सबने वहां पर सबकी गर्दन में उस फंदे को डालकर चेक करना शुरू किया गया। Hangman tries the noose on many of the subjects waiting for justice. They spurn and resist, but the hangman, with the help of the guards, overpowers them. Finally, the noose fits the disciple. ठीक है, पहले उसने थीफ को ट्राई किया, फिर मर्चेंट को ट्राई किया, फिर ब्रिकलेयर को ट्राई किया, देन मॉर्टर मेकर को, देन पॉटर, देन डॉटर ऑफ द मर्चेंट, इस तरह से सबको। और फिर लास्ट में डिसिपल को जब ट्राई किया तो डिसिपल को ट्राई करने पर वो जो नूज था वो सही से बैठ गया। अब सही से बैठने के बाद उसने कहा, आ योर हाइनेस, इट फिट्स एट लास्ट, कि अब ये सही बैठ रहा है, मतलब इस शख्स को, इस डिसिपल के गर्दन में, उसके गले में ये फंदा बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब चूंकि ऐसा आदमी मिल गया था तो डिसिपल ने पहले तो कहा बट उसने, मतलब वो कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन राजा ने कहा, जस्टिस एट लास्ट, कि अब इंसाफ होकर रहेगा। टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले। टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले, कि इसे सूली पर लेकर जाओ, उसे फांसी के फंदे के पास लेकर जाओ, बिना देर किए हुए, यानी फौरन उसे वहां लेकर जाओ। हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोटेस्टिंग डिसिपल आउट। हैंगमैन यानी वो जो जल्लाद है और उसके साथ कुछ गार्ड से मिलकर उसे फांसी के फंदे के पास लेकर गए, उस तख्तेदार पर लेकर गए जहां पर उसे फांसी देना है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। आगे उसने एक प्रोवर्ब कहा। प्रोवर्ब क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, के इंसाफ में ताखीर करना इंसाफ नाइंसाफी है। कि अगर इंसाफ ना किया जाए वक्त पर तो ये एक किस्म की नाइंसाफी है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए।
अंधेर नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, कि अंधेर नगरी इस बात पर फख्र महसूस करती है कि यहाँ पर फौरन एक्शन लिया जाता है। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हमारे एक्शन जो है वो हमारे वर्ड्स यानी हमारी बातों से ज्यादा वजन रखते हैं। यानी हमारे यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि एक्शन भी लिया जाता है, और वो हमारे एक्शंस जो है वो ज्यादा खुलकर नजर आते हैं, लोगों के सामने जाहिर होते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपने मुंह जबानी ये सब बातें करें। Voices and shouts heard from outside. All re-enter in a rush with another elderly man. अब देखिए यहाँ पर स्टोरी में एक और ट्विस्ट हो जाता है। स्टोरी में क्या ट्विस्ट होता है कि बाहर से आवाजें आ रही हैं लोगों के बातें करने की, चिल्लाने की, और वो किस तरह से कि सभी लोग वापस आते हैं और उनके साथ में एक बूढ़ा आदमी भी अंदर दाखिल होता है। अब उस बूढ़े आदमी को देखकर राजा कहता है, What? Why have you all returned with this stranger alive? And who is this man? है ना, देखिए राजा ने तो ऑर्डर दे दिया था उस डिसिपल को फांसी पर चढ़ाने का, तो उसने पूछा कि तुम लोग इसे लेकर वापस क्यों आ गए, और साथ में ये जो बूढ़ा आदमी है ये कौन है? उस पर गार्ड कहता है, I beg your pardon, कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। Your Highness, राजा महाराज, we are confused indeed, कि हम खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं। This old man rushed towards us, ये जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे तरफ भागते हुए आया और कहा, As we were about to hang the young stranger, और जैसे ही हम लोग इस स्ट्रेंजर को, इस अजनबी को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे, ये बूढ़ा आदमी भागते हुए आया। एंड बेग्ड, और आकर हमसे बेग करने लगा, हमसे दरखास्त करने लगा। एंड प्लीडेड, और बहुत ही आजिजी करने लगा, दैट ही शुड बी हैंग्ड इंस्टीड, कि उस अजनबी की जगह पर इस बूढ़े को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो अब उस बूढ़े आदमी ने खुद को फांसी पर चढ़ाने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, ना पहले हमें ऐसा लगा कि ये आदमी जो है वो अपने मेंटल बैलेंस यानी अपनी जहनी सूझबूझ खो चुका है, यानी वो पागल हो गया है। हमें ऐसा लगा ना, क्योंकि कोई भी शख्स खुद को फांसी पर चढ़ाने के लिए क्यों कहेगा। तो जब उसने फांसी पर चढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की तो हमें ऐसा लगा कि ये आदमी पागल हो गया है, उसकी सूझबूझ खत्म हो चुकी है। What sane man would wish to suffer such a drastic death willingly? कि ऐसा कौन सा समझदार और ज़हीन आदमी होगा, नॉर्मल आदमी होगा, जो खुद से मरने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, और वो भी इस तरह की मौत के फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। जब इस तरह राजा के सामने उन्होंने बातें पेश की ना, और आगे बताया कि बट दिस यंग मैन सेज दैट ही इज अ वाइज एंड लर्नेड सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट यॉन्डर and he himself was this man's disciple, है ना। लेकिन ये जो अनजान आदमी है, ये जो स्ट्रेंजर है, वो कहता है कि he is a wise and learned sage, कि ये एक समझदार और पढ़ा लिखा और बहुत ही इल्म वाला एक सेज है, संत है। from the forest yonder, जो जंगलात में रहता है। And he himself was this man's disciple, और ये खुद उस संत का डिसिपल है, उसका चेला है, उसका फॉलोअर है। अब इतनी बातें सुनने के बाद
उस नोबल मैन ने, उस साधु ने कहा, ओ नोबल किंग, यू आर मोस्ट जेनरस, बी काइंड एंड अलाउ मी टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ माई डिसिपल, आई बेग यू। देखिए अब यहाँ पर उस साधु ने वापस से वही बात कही। क्या कहा उसने कि ओ नोबल मैन, यू आर मोस्ट जेनरस, कि आप जो है बहुत जेनरस हैं, है ना। जेनरस कहते हैं सखी को, कि आप बहुत सखी हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं, तो आप मेरी एक दरख्वास्त कबूल कीजिए। और उसने कहा कि अलाउ मी टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ माई डिसिपल, कि इसकी जगह पर मुझे फांसी पर चढ़ने का मौका दीजिए। अब क्यों ऐसा कह रहा था? आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। उस पर राजा ने भी हैरत से पूछा कि व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, कि ये कैसी दरखास्त है, यानी ये तुम कैसी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो कि फांसी पर चढ़ने की तुम दरख्वास्त कर रहे हो। And what does such a wise and holy man wish to obstruct the course of justice? May I ask? क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम हमारे इस इंसाफ की, जो मैंने इंसाफ का फैसला किया है, तुम उसमें रुकावट पैदा कर रहे हो? क्यों ऐसा तुम कर रहे हो? इस तरह उसने राजा से पूछा। और पूछने के बाद अब उस साधु ने, उस सेंट ने एक अजीब बात कही, शोइंग रिलक्टेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट, है ना। एक राज की बात वो बताना चाह रहा था, लेकिन उसने रिलक्टेंस के साथ कहा। रिलक्टेंट कहते हैं हिचकिचाते हुए उसने कहा, योर मैजेस्टी, कि ए राजा, ए महाराज, द ट्रूथ इज, सच बात तो ये है, नो नो आई कैन नॉट से इट। और फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, यानी उसने बताने से मना कर। राजा ने कहा, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, कि मुझे अभी वजाहत करो। क्या वजाहत करो? कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। एंड आई शैल नॉट हैव यू हैंग्ड इन प्लेस ऑफ योर डिसिपल, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस डिसिपल, तुम्हारे चेले की जगह फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। इस तरह उसने जब ऑर्डर किया तो उस सेंट ने कहा, यू सी, अब देखिए ये जो थोड़े थोड़े डॉट्स लगे हुए हैं, यानी वो रुक रुक कर कह रहा है। उसने क्या कहा कि यू सी, कि देखिए महाराज, ओ इट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट्स, ना, कि जो ग्रेट प्रॉफिट्स है, जो अजीम प्रॉफिट्स, यानी जो सेंट्स है, जो दूसरे जो महान हस्तियां हैं, उन लोगों ने ये बात कही है कि नो नो आई शुडंट से दिस। और फिर उसने आगे वही कहा कि नो नो आई शुडंट से, कि नहीं नहीं, मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, यानी उसने फिर से बताने से इनकार कर दिया। उस पर राजा ने गुस्से में कहा, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसिपल विल बी हैंग्ड, कि फौरन बताओ, या तो फिर तुम्हारा ये जो चेला है उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा ने जब गुस्से में ये कहा तो वो जो सेंट है उसने कहना शुरू किया, दैट द ग्रेट प्रॉफिट्स, है ना। प्रॉफिट्स से मुराद यहाँ पर जो ज्योतिष होते हैं, जो फ्यूचर बताते हैं, है ना, हैव फोर टोल्ड दैट, उन्होंने एक ये भविष्यवाणी की है, उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में कहा है कि द वन हु विल बी हैंग्ड ऑन दिस डे,
कि जो शख्स आज के दिन सूली पर चढ़ेगा, जिसको आज फांसी पर चढ़ाया जाएगा, इन दिस किंगडम, इस किंगडम में, इस सल्तनत में, शैल बिकम द नेक्स्ट किंग, वो अगला राजा बन जाएगा ना। क्या कहा उसने? शैल बिकम द नेक्स्ट किंग एंड कॉन्कर मेनी मोर नेशंस, और उसे बहुत सारे दूसरी जगहों पर उसे कॉन्कर करेगा। कॉन्कर कहते हैं कामयाबी मिलना को, दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लेना। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग, यूर मैजेस्टी, एंड रेन ओवर अ ग्रेटर कंट्री। महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं अगला राजा बन जाऊं, और राजा बनने के साथ एक बड़े इलाके पर मैं हुकूमत कर सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। उसकी ये बातें सुनने पर आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्च, और फिर लोग जब मुझे तारीख में एक बड़े राजा के तौर पर याद करेंगे। will read about me and my greatness for millenniums to come, है ना। लोग जो है आने वाली सदियों तक मेरी इस कामयाबी और मेरे इस ग्रेटनेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक अजीम राजा गुजरा है जो इतने बड़े इलाके पर हुकूमत किया करता था। इस तरह से मैं हिस्ट्री में, तारीख में अमर हो जाऊंगा। आई शैल नेवर अर्न दैट फेम इफ आई रिमेन अ recluse, a sage, कि अगर मैं सिर्फ एक सेंट बना रहूंगा, एक साधु बना रहूंगा, तो मुझे कभी भी इतनी शोहरत और इतना नाम नहीं मिलेगा। मुझे कोई इतने दिनों तक याद नहीं रखेगा। ओ किंग, लेट मी डाई एट द गैलोस टुडे, तो महाराज आज के दिन मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। अब इसकी ये बातें सुनकर राजा ने कहा, हूं द नेक्स्ट किंग एंड दिस किंग विल एक्सपांड ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम ना। उसने क्या कहा कि ये जो सल्तनत है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और सूली पर चढ़ने वाला जो है वो नेक्स्ट किंग बनेगा, और आगे ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स, ग्लोरी कहते हैं शोहरत को, कि आगे शोहरत और नाम हो जाएगा। व्हाई नो वन बट आई शुड बी इंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज, तो कोई और क्यों, है ना। ये जो प्रिविलेज है, ये जो नाम होने वाला है, ये तो मुझे मिलना चाहिए। Guards, take me to the gallows and hang me at once without any delay, कि अभी मुझे उस तख्तेदार पर ले चलो, मुझे अभी सूली पर ले चलो, और मुझे वहां पर फांसी पर चढ़ा दो, विदाउट एनी डिले, बिना ताखिर किए हुए। हरी अप, हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। What a wonderful fate in my next life, कि मेरी नेक्स्ट लाइफ में कितनी अच्छी किस्मत होगी। A king once again, कि मैं फिर से राजा बन जाऊंगा। गुड बाय वर्ड, सी यू अगेन, और फिर वो दुनिया को गुड बाय कहते हुए कहता है, सी यू अगेन, हम लोग फिर से मिलेंगे। ऑल एग्जिट, इस तरह सब लोग उस तख्तेदार पर सूली के पास चले जाते हैं जहां राजा को सूली पर चढ़ाया जाएगा। इस तरह ये ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। देखा किस तरह से एक अंधेर नगरी में एक राजा जो है लोगों के साथ इस तरह उल्टा सीधा इंसाफ कर रहा था, और सेंट ने उसे सबक सिखा दिया। इस तरह ये था हमारा चैप्टर अपिले, जो यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों, ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।